हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा था और साथ ही साथ एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी निकालना हम लोग सीख चुके हैं। और उस पर कुछ क्वेश्चन कराए थे कि आपको बताए थे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब आपका काम है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले मैं एक होमवर्क दे तो पहले उसे सॉल्व कर लिया करें और साथ ही साथ पहले कोशिश करें कि आपका जो बोर्ड का बुक है उसे सॉल्व करो एंड देन फिर कॉम्पिटिटिव बुक बनाओ, क्योंकि बोर्ड के बुक क्वेश्चन बनाने में आपको जल्दी बन जाएगा। उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बाकी फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। ओके, चलो। तो होमवर्क दे तो उसका आंसर बताया करो। कोई भी बताता नहीं, पता नहीं तुम लोग कहाँ हो, कुछ पता ही नहीं है। अब सामने तो हो नहीं, मैं तो देते दो तमाचा। चल, तो आज हम लोगों को पहले एक छोटा सा टॉपिक है वेपर डेंसिटी, उसे पढ़ना है एंड देन फिर अब उसको हम मोलिकुलर मास से रिलेशन फाइंड करना है और फिर बैक आना है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हेडिंग डालोगे रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। क्या हमें फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है। किसके बीच में? वेपर डेंसिटी के बीच में और मोलर मास के बीच में। तो मोलर मास से तो हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। मोलर मास मतलब एक मोल का मास है ना, लेकिन हम वेपर डेंसिटी तो नहीं मिले हैं, तो पहले हमें इनसे मिलना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हेडिंग डालोगे वेपर डेंसिटी अब आपसे पूछा जाए कि वेपर डेंसिटी क्या है, क्या बताएंगे? तो वेपर डेंसिटी क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक रेशियो है। वेपर डेंसिटी क्या है? रेशियो है। किसका? जिसका आपको वेपर डेंसिटी पूछा जाए उसकी डेंसिटी लेनी है और उसका क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। किसके साथ? डेंसिटी ऑफ H2 गैस के साथ। यानी रेशियो होता है। ये किसका होता है वेपर डेंसिटी? एक रेशियो है। किसका? डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो लिखोगे इसके बारे में। पहले एक चीज़ रुक जाओ, इसको एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आल्सो कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। अब रिलेटिव का मतलब जब भी कहीं पर नजर आ जाए रिलेटिव जब भी, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। रिलेटिव का मतलब कभी भी आएगा। जैसे आप सपोज लेना, कोई फादर है तो ऑब्वियसली उसका बेटा होगा, या फिर कोई बेटा है तो फादर तो होगा ही, या माँ है तो बेटी होगी। बेटी ना हो लेकिन बेटी है तो माँ तो ज़रूर होगी, ये तो कंफर्म है। माँ है लेकिन माँ भी है तो माँ बोलेगा कौन? उसकी ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई बेटा या बेटी हो, है ना। तो यानी रिलेशन के लिए वहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए। उसी तरीके से तो वहाँ पे क्या हो? रिलेशन हुआ, रिलेटिव है उसका कहलाता है। उसी तरीके से वेपर डेंसिटी में जब रिलेटिव टर्म कभी भी आए इन कहीं भी, तो आप समझना कि वहाँ पर कोई होगा। जैसे फॉर इसका एक और इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कोई लंबा आदमी है तो लंबा कैसे हो सकता है? उसके लिए ज़रूरी है वहाँ पर कोई नाटा होगा, या फिर कोई काला है तो इसका मतलब वहाँ पे गोरा होगा। कोई तेज है तो कोई भुसकौल होगा, ठीक है। कोई बदमाश है तो कोई शरीफ होगा। ऐसा है ही, इसी तरह होता है। ऐसा ही नहीं होता कि कोई बदमाश है तो सिंपल सी बात होगी कि ओ सीधे बदमाश है, ऐसा थोड़ी है। उसके किसी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही होती है, तो वो मतलब हो जाता है रिलेटिव टर्म। ठीक है, चलिए, तो रिलेटिव टर्म समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें बात करना है वेपर डेंसिटी। तो ये क्या है? तो ये रेशियो है। किसका? डेंसिटी ऑफ गैस का और किसके साथ? हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ। लिखोगे इसके बारे में रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस किसके साथ? विथ, या फिर रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ H2 गैस। क्या है? रेशियो है किसका? डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ H2 गैस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सेम होगी,
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों चीज़ यहाँ इस कंडीशन में जब हम वेपर डेंसिटी निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या सेम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। तो जल्दी से ये डिफिनीशन नोट करो, फिर हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं। ओके चल, अब तो ये हमें मालूम हो गया कि वेपर डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी ऑफ रेशियो है ये किसका, डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ H2 गैस। लेकिन कंडीशन कुछ डाल दिया गया है यहाँ पे, क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा। तो जैसे मान लो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, वेपर डेंसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर, हाँ, डेंसिटी ऑफ गैस और नीचे में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रहे आपको एक बात ध्यान रखना है, कोशिश करोगे कि डिफिनीशन को भी थोड़ा सा उसका जो फार्मूला होता है वहाँ से वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो फार्मूला से ना आकर आपको डेफिनेशन के थ्रू कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तो इसको भी समझते रहना होगा। तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, और क्या होगी सेम चीज़ क्या होगा यहाँ पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा। तो ये तो हो गया इसका हमको डिफिनीशन, फार्मूला निकालने के लिए इक्वेशन डिराइव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है किसके बीच में है, वेपर डेंसिटी और मोलर मास के बीच में, बट ना यहाँ मोलर मास तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास वाला टर्म यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे वो देखो। तो आप लोग जानते हो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो, PV बराबर nRT, यही है ना, जिसमें क्या क्या है ये सब टर्म हम लोग बता चुके हैं। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, मोल, R, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, सबकी यूनिट क्या थी, प्रेशर की यूनिट यहाँ पर क्या लिए हैं, ATM, वॉल्यूम की लीटर, टेम्परेचर की केल्विन। ओके, तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, मोल जब मास दिया होता है तो मोल कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हो गया मास बाय मोलर मास, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, और डेंसिटी बराबर क्या होता है, बोलो, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब देख, मोल बराबर मास बाय मोलर मास, डेंसिटी बराबर मास बाय मोलर वॉल्यूम। ओके, अब आइए, हमारे पास PV बराबर nRT इक्वेशन है, इसको थोड़ा दूसरे फॉर्मेट हमें लेके आना है। देखो, PV इसको ऐसे ही रहने दो, N को तोड़ो, N की जगह पर ये वैल्यू रखो, मास बाय मोलर मास इंटू R इंटू T। अभी मोलर मास को इधर लेके जाओ, वॉल्यूम को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया, PM बराबर मास बाय वॉल्यूम RT, ये हुआ। अच्छा, अब इस वैल्यू को देखो, क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और ये डेंसिटी को देखो, मास बाय वॉल्यूम, यानी अब हम वहाँ पे मास बाय वॉल्यूम की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेंसिटी रख सकते हैं। तो इस तरह से PM बराबर क्या हो गया, dRT नहीं हो गया। जिस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन बराबर हमारे पास क्या है, PV बराबर nRT, तो दूसरे फॉर्मेट में आ गया, देखो PM बराबर dRT। तो यहाँ पे ये सब क्या क्या है, P क्या है, प्रेशर जो वहाँ था, लेकिन यहाँ पे जो M है ये क्या है, ये है मोलर मास। देखो ना कहाँ से आया, ये वाला है ना, तो नीचे में क्या रहता है, मोलर मास रहता है। M क्या है, कैपिटल M मोलर मास है, D क्या है,
डेंसिटी आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, यानी यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं एम क्या है, मोलर मास। तो जल्दी से नोट करो, फिर फर्दर हम आपको बता रहे हैं। कर लिए, चल अब देख, तो हमारे पास आइडियल गैसिफिकेशन दूसरे टर्मिनोलॉजी में आ गया। ये पहले से हम जानते आ रहे थे क्या, पी बराबर एन आर टी। अब दूसरे तरीके से क्या आ गया है, पी एम बराबर डी आर टी। क्या आ गया है देखो, तो पी एम बराबर डी आर टी। हमें देखो तो वेपर डेंसिटी निकालना है। अब वेपर डेंसिटी किसका रेशियो में आता है, डेंसिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करें, डेंसिटी टर्म को अलग कर लें। तो देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, पी एम बाय आर टी नहीं हो जाएगा, यही, यानी डेंसिटी बराबर पी एम बाई आर टी। अच्छा, और वेपर डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ क्या सेम होता है, टेम्परेचर और प्रेशर। गौर करो इसमें, टेम्परेचर कहाँ है यहाँ, प्रेशर कहाँ है, यानी ये दोनों क्या होगा, सेम, ठीक है। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलर मास के प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मोलर मास के हो गया, यानी जो डेंसिटी होगा उसके प्रोपोर्शनल उसका मास होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ऊपर में क्या देखो तो डेंसिटी ऑफ गैस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होगा, हाँ, मोलर मास ऑफ गैस। एंड बोलो फिर डेंसिटी नीचे में कौन है, हाइड्रोजन गैस है, तो डेंसिटी ऑफ H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ H2 होगा, होगा ना, हाँ। तो अब वेपर डेंसिटी के डेफिनेशन वाले जो इक्वेशन है उसमें बैठा लो। वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस, और नीचे में डेंसिटी ऑफ H2 गैस। वैल्यू पुट करो, देखो तो क्या आया है, डेंसिटी ऑफ गैस की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो, हाँ, मोलर मास ऑफ गैस, और नीचे में मोलर मास ऑफ H2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, एक हाइड्रोजन का, एक यहाँ पे क्या है H2 है, तो H2 का कितना हो जाएगा, दो नहीं हो जाएगा। यानी इस तरह से वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मोलर मास ऑफ गैस, नीचे में 2 हो गया। अच्छा, अब इस तरह से मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या हो गया, देखो तो, यानी मोलर मास बराबर, वहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं मोलर मास ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ये हो गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। याद रखना, ये बहुत अच्छा इक्वेशन आया है, जब भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होता है तब ये सब कंसेप्ट डालते हैं, ठीक है। तो इसे एकदम ध्यान रखना होगा। तो जल्दी से नोट करो, फर्दर बता रहे हैं हम। कर लिए, अच्छा। तो इस तरह से अगर वहीं पर आप मोलर मास मिक्सचर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, वेपर डेंसिटी के साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, एंड मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा, बोलो, क्या हो जाएगा। इधर देखो ऊपर में क्या है 2, जब यहाँ पे मोलर मास ऑफ गैस लिए थे तो क्या लिखे थे 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। उसी तरीके से जब मोलर मास ऑफ मिक्सचर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेपर डेंसिटी ऑफ, बोलो जल्दी, हाँ, क्या लिखोगे, मिक्सचर। तो ये हो गया आपको, अगर वेपर डेंसिटी दिया रहे तो मोलर मास आप निकाल सकते हो, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर
मोलर मास पूछेगा तो वेपर डेंसिटी के थ्रू, तब क्या करोगे, या सॉरी अगर मोलर मास निकालना हो, वेपर डेंसिटी दिया हो तो क्या करोगे, 2 से गुना, या फिर वेपर डेंसिटी दिया हो मोलर मास निकालना हो तो क्या करोगे, फिर वही बात हो गई। चल जल्दी से नोट कर, ये मतलब ये रिलेशन हमारे पास आ गया मोलर मास और 2 इंटू वेपर डेंसिटी में। अब जैसा पूछेगा वैसा निकाल लोगे, कोई बात नहीं है। चल अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे तो समझ में आएगा और अच्छा से। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा, वेपर डेंसिटी निकालना सीखे और उसका मोलर मास के साथ क्या रिलेशन है हम लोगों ने सीख लिया। क्या रिलेशन आया, मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलिए अब उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो है वेपर डेंसिटी से तो है, साथ साथ पिछला कंसेप्ट जो हम लोगों ने निकाले हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर, कैसे निकालते थे, एवरेज मोलिकुलर मास और एवरेज एटॉमिक मास, उसी पे है ये। तो चलो देखो तो क्या कर रहा है, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 गैस है, कौन कौन, एक NO2 और दूसरी N2O4, और उसका क्या दिया हुआ, वेपर डेंसिटी दिया है कितना, 27.6, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मोल परसेंटेज ऑफ NO2 इन द मिक्सचर, यानी उस मिक्सचर में NO2 का मोल परसेंटेज कितना है। तो कैसे करोगे, तो हमने आपको बताया था निकालने का तरीका, वही कंसेप्ट लगाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, वेपर डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। कैसे करोगे देखो, तो मिक्सचर है, मिक्सचर में कौन कौन गैस है, देखो 2 गैस नजर आ रहा है, एक NO2 और दूसरा N2O4। अब पूछा क्या, मोल परसेंटेज, मान लेते हैं इसका X का मोल परसेंटेज दिया, NO2 का मोल परसेंटेज है X, इसका कितना होगा बोलो, हाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस X, इसका मोल परसेंटेज NO2 का X है, इसका क्या हो गया 100 माइनस X। अब फार्मूला लगाओ, क्या था, एवरेज मोलर मास बराबर क्या फार्मूला था बोलो, हाँ M1 N1 प्लस M2 N2 और नीचे में N1 प्लस N2। अब एवरेज मोलर मास की जगह पर यहाँ पे क्या है, ये किसका निकालेंगे, मिक्सचर की बात होगी। देखो ना एवरेज के बाद का मतलब क्या हो गया, मोलर मास एवरेज कब निकालते हैं, 1 से ज़्यादा होने पे। तो यहाँ पर देखो मिक्सचर में कौन कौन है, 2 गैस, यानी इसकी बात कर रहा है कि एवरेज मोलर मास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सचर का मोलर मास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ। तो मैं कैसे निकालोगे, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखो पीछे पलट के देखो, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर बराबर क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिख सकते हैं, बराबर M1। तो NO2 का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास बोलो, इसका हो गया 16 दूना 32 और इसका 14, 32 और 14 कितना हो गया, 32 10 42 और 4 46, 46 इंटू N1, N1 क्या है, मोल परसेंटेज, इसका मोल परसेंटेज हम कितना माने हैं, X माने हैं, यहाँ पर रखो X प्लस M2, इसका बोलो कितना हो जाएगा, 16 गुने 4 64 और इसका 28 और 64 कितना हो गया 92। तो ये हो गया 92 और इसका मोल परसेंटेज देखो कितना है 100 माइनस X होगा, और नीचे में क्या करोगे N1 प्लस N2, तो N1 की जगह पे क्या है X प्लस N2, N2 की जगह पे 100 माइनस X, X से X कट गया, ये कितना आ गया 100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी मिक्सचर दिया हुआ कितना 27.6 बराबर, इधर क्या बच गया 46x प्लस 9200 माइनस 922x और नीचे में 100। अब ये सॉल्व करना है आपको और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ये जो x का वैल्यू आएगा वही आपको इसका मोल परसेंटेज बता देगा, ठीक है। और फिर उसमें से 100 में से घटा दोगे इसका आ जाएगा, कर लोगे। जहाँ से हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चल अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग N2 and O2 at 1 atm and 300 Kelvin is 1.25 ग्राम पर लीटर। तो कैलकुलेट द मिक्सचर और कंपोजिशन ऑफ गैसेस में, यानी हमें गैसेस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है किसका, N2O2, उसका आपको कंपोजिशन पूछा है, यानी परसेंटेज मोल पूछ रहा है। तब कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मोलर मास निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं। लेकिन मोलर मास के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेपर डेंसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो तो देखो तो क्या वेपर डेंसिटी है कहीं पे, हाँ ये डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये डेंसिटी है। हम लोग वेपर डेंसिटी पर हैं, दोनों सेम चीज़ है क्या, नहीं ना है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। एकदम दिमाग में जैसे वो बैठा लो कि डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों अलग टर्मिनोलॉजी है, दोनों का मीनिंग अलग है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस हम लेते हैं ना, दोनों सेम चीज़ नहीं है। तो एकदम ध्यान से, नहीं तो मालूम हुआ कि आपने यहाँ पे से क्या किया, इसको वैल्यू लेके और इसके थ्रू आप क्या किया, मोलर मास निकाल लिया और फटाक से आंसर निकाल लिया, आंसर आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग भी आपके ऑप्शन में आंसर रहेंगे। तो आराम से आप मार के आओगे, और हम तो सही बात बना दिया आज, हमारा 4 मार्क्स तो कन्फर्म है इस क्वेश्चन पे। लेकिन हो गया कितना, -1 आ गया। क्यों, क्योंकि 4 तो गए ही, साथ साथ आपका नेगेटिव भी आ गया है, क्योंकि गलत हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है, उसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चल, तो डेंसिटी दिया हुआ है हमें, वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज मोलर मास की जरूरत पड़ती है। तो वेपर डेंसिटी दिया होता तो हम आराम से निकाल लेते 2 इंटू वेपर डेंसिटी से, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या दिया है, डेंसिटी दिया है और प्रेशर दिया है और टेम्परेचर दिया है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले जब वेपर डेंसिटी निकाल रहे थे तो वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन आया था PV बराबर nRT, लेकिन फिर दूसरे टर्म में भी आया था एक, क्या था, हाँ PM बराबर DRT, यानी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो दूसरे टर्म में क्या आया था, PM बराबर DRT, यही आया था ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, M क्या है, यही है ना मोलर मास, और D डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ये ही मोलर मास हमें निकालना है। अगर ये निकल गया तो हम मोल परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। चलो, तो इस तरह से M बराबर क्या हो जाएगा, DRT और बाई P। तो देखो तो डेंसिटी कितना दिया है, 1.25, और R का वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो तो मारेंगे यहीं से, बोलो जल्दी से, हाँ कितना, 0.0, जल्दी बोल, 0.0821। हाँ, उसके बाद आगे बोलो टेम्परेचर कितना है, देखो कितना, 300 केल्विन, और नीचे में प्रेशर देखो कितना है, 1 atm। अब यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा, मान लो कुछ भी को आएगा, x आएगा। ये x आपको क्या बता देगा, मोलर मास बता देगा, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये आपको मोलर मास निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो मिक्सचर बराबर, मिक्सचर में कौन कौन गैस है, देखो N2 है और O2 है, N2 और O2। फिर क्या करोगे, इसका परसेंटेज मान लो दिया है x, तो इसका कितना होगा, 100 माइनस x होगा। इसको हम यहाँ पे x ना लेकर हम लोग उधर x ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं y, ठीक है। अब क्या करोगे, तो फार्मूला क्या था, एवरेज मोलर मास बराबर बोलो M1 N1 प्लस M2 N2, नीचे में N1 प्लस N2, यही था ना। अब वैल्यू पुट करो, एवरेज मोलर मास की जगह पे क्या रखोगे, इसका वैल्यू, यानी यहाँ पर हमने क्या माना हुआ है इसको, y, और M1 इसका मास बोलो 28 इंटू इसका परसेंटेज x
इसका मास बोलो 32, इसका मोल परसेंटेज 100 माइनस एक्स, और नीचे में x प्लस 100 माइनस एक्स, क्या हो गया, x x कट जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100। अभी सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लोगे, y का वैल्यू पहले यहाँ से सॉल्व करके y का निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, फिर यहाँ से x का निकालोगे, वही जो x का वैल्यू आएगा वो N2 का परसेंटेज बताएगा, और फिर उसको घटा दोगे किस में से, 100 में से, तो O2 का मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे। तो यहाँ तक हम छोड़ रहे हैं, सब कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको करना है ताकि आप इस पर और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चल, तो ये था वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन, और उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको हमने बताया। इसका थोड़ा सा आपको वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन आपको जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, 11th में ही है एक चैप्टर, तो वहाँ पे आपको और इस पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जल्दी से नोट करो, फिर अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं। चलो, तो अब हम लोगों ने एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन बनाना सीख लिया, वो क्या होता है वो भी हम लोग सीख लिया। चलिए हेडिंग डालेंगे, लॉज ऑफ, कुछ लॉज हैं उसे हमें पढ़ना है। हेडिंग डालोगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है वो किस लॉ पे होता है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी वो लॉ जिसे मास को क्या किया गया, कंजर्व किया गया। ये क्या कहता है, इसको पहले हम जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ, मतलब मास का नुकसान नहीं होगा, मास जो भी है रहेगा वो बर्बाद नहीं होगा, यही इसका एक सिंपल भाषा में बात करें। लेकिन ये कहता क्या है, एक आपको स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट इसका यह है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, क्या बता रहा है ये, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो है टोटल मास क्या होता है, कंजर्व होता है। इसका कहना क्या है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें मास का नुकसान नहीं होगा, टोटल मास कंजर्व रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन अगर होती है इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, दो, एक रिएक्टेंट होगा दूसरा प्रोडक्ट होगा। तो कहना इसका ये था कि अगर आप रिएक्टेंट ले रहे हो 5 ग्राम, इसका क्या कहना है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि अगर आप रिएक्शन शुरू कर रहे हैं कितना मास लेकर, 5 ग्राम मास लेकर कर रहे हो, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी 5 ग्राम ही होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 4 ग्राम या फिर कम हो जाएगा या फिर 6 ग्राम या 7 ग्राम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जितने मास से शुरू किया था रिएक्शन, फाइनली जो आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा उसका मास भी उतना ही होगा। यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिखोगे इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है इसका, टोटल मास remains conserved, total mass remains conserved during the chemical reaction, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उस दौरान क्या होगा, टोटल मास कंजर्व रहेगा, थोड़ा भी मास बर्बाद नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। यही है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, इस पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले एक बात और समझ लो। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, कोई रिएक्शन है, इसमें देखते कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। एक की तरफ क्या होगा, रिएक्टेंट्स होंगे, और सामने क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट्स मिलेगा। यही है, रिएक्शन जब भी होगी उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसका कहना ये था कि टोटल मास, यानी रिएक्टेंट जो ले रहे हो उसका मास टोटल, वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कह रहा है,
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हम क्या कह सकते हैं, दैट इज टोटल मास ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट्स बराबर क्या होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई बहुत हार्ड तो नहीं है, क्या है, इसे मास को कंजर्व रखना, यानी जो भी मास हम लेंगे रिएक्टेंट साइड में वो ही मास आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। अगर 5 ग्राम लोगे तो प्रोडक्ट साइड में ही 5 ही मिलेगा, 2 ग्राम लोगे तो 2 मिलेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 हो जाएगा या फिर 3 4 हो जाएगा, ना बढ़ेगा और ना ही घटेगा, जितना लिए थे उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जल्दी से नोट करो, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। ओके चल, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये तो मालूम हो गया है कि क्या होगा, यहाँ पे मास जो होंगे वो क्या होंगे, कंजर्व रहेंगे, उसके नुकसान नहीं होंगे। जो भी होगा मास हम लेके चलेंगे वही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2H2 प्लस O2 मिलके बनाया है 2H2, यानी 2H2 और O2 मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, बनाया क्या, वाटर। तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा गया है, हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो क्या इसको फॉलो कर रहा है ये, देखो तो करते हैं, देखते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना है 2 × 2, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया 4 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का मास हमें कितना लिए 4 ग्राम लिए। इधर आओ, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32, यानी हम कितना ले रहे हैं, ऑक्सीजन का मास ले रहे हैं 32 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन का लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन का लिया, दोनों को मिला के हमें कितना मिला, 32 और 4 36 ग्राम। यानी हम रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 36 ग्राम ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए, प्रोडक्ट में भी हमें इतना ही मिलना चाहिए। तो देखो तो मिलता है क्या, देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 2 का 2, तो 16 और 2 18, 18 × 2 यानी 2 × 18 बराबर कितना हो गया, 18 दूना 36 ग्राम। तो देखो तो ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट का मास जो था वही प्रोडक्ट का भी मास हुआ। इसका मतलब ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो जल्दी से नोट करो। कर लिए, लेकिन नोट करके एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जो बनता है, वहाँ पे ये लॉज, न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास जो है रिएक्टेंट का वो क्या होता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट का कुछ मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, मास का लॉस हुआ, लेकिन इसके मुताबिक क्या हो रहा है, मास का लॉस तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे मास का लॉस हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है किसके लिए वैलिड नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। तो लिखोगे, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर समझ में आएगा अच्छा से। चल, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने क्या बोला कि जो भी मास आप रिएक्टेंट का लोगे वही मास प्रोडक्ट के तौर में उतना ही मास मिलेगा। अगर 5 ग्राम लोगे तो प्रोडक्ट के तौर पे भी आपको कितना मिलेगा, 5 ग्राम।
10 ग्राम लोगे रिएक्टेंट तो 10 ग्राम मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो मास कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर एक चीज़ बोला गया था कि ये वैलिड कहाँ नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होगा। ये बात, ये सब लॉ सबको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में कभी कभी आ जाता है यूज़ इसका, कभी कभी आता, ज़्यादातर यूज़ नहीं आता है। चल देख क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज बाय, कितना बेरियम क्लोराइड है कितना मास डिकम्पोज किया करेगा किसके द्वारा, 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 12 ग्राम ऑफ BSO4 और 2.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड वेयर प्रोड्यूस। यानी रिएक्शन में जो है ये और दोनों क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है। तो बोल रहा है एज्यूम करना है आपको क्या चीज़, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है यहाँ पे, ट्रू है यानी सही है, यानी उस लॉ को आपको यहाँ पर वैलिड करके दिखाना है। तो कैसे करोगे, तो पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, बेरियम BaCl2 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो बन क्या रहा है, क्या बनेगा देखो तो, बेरियम क्लोराइड सल्फेट बन रहा है BaSO4 और साथ साथ क्या बनेगा 2HCl, यही है। अच्छा अब आपको क्वेश्चन पढ़ो, ये रिएक्शन हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। आपको बोल क्या रहा है, इसका मास आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका मास हमें नहीं मालूम, मान लेते इसका मास है x ग्राम और डिकम्पोज किसको कितना को कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 9.8 ग्राम, ये है 9.8 ग्राम और बेरियम सल्फेट कितना बन रहा है 12 ग्राम और HCl बन रहा है 2.75 ग्राम, हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास लगाओ तो वो क्या बोल रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कौन है, यही है ना, अब प्रोडक्ट का कौन है, ये है। तो यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो इस तरह से x प्लस 9.8 बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 2.75। अब यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, आंसर, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये तो बहुत आसान था, अगला 3-4 लॉ और भी हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, तो ठीक है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन पीछे जो हम लोग पढ़े हैं एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, उस पर क्वेश्चन आप सॉल्व करें ताकि आपका और हाथ साफ हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।